नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर आज पॉलिटी के एक अलग लेक्चर के साथ आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का लेक्चर चल रहा है और आज हम डिस्कशन करेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में हम देखेंगे और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या जिसे आप उच्चतम न्यायालय कहते हैं और हाई कोर्ट जिसे आप उच्च न्यायालय कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जानने के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें आप कोई भी बुक देखेंगे तो 20 से 25 पन्ने तक लिखा होता है, या फिर अगर आप संविधान पढ़ने जाएंगे तो पूरा एक बेराइट ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में चीज़ें बहुत विस्तार से हैं, लेकिन हम सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं न्यायपालिका में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करें तो ये इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान में वो है अनुच्छेद 124 में। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 124 में। ठीक है, भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है वो इकहरी है और एकीकृत है। ठीक है, कैसी है? इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे आप उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? उसके शीर्ष पर है और ये किस जगह पे है? दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में है, नई दिल्ली जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद को है, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट को है। किसको है? भारतीय संसद को है। ठीक है, अब अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में है? 124 में, पहले ही जान गए। अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हैं इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजों की संख्या है 34। 2019 में संशोधन हुआ और जजों की जो संख्या है वो 31 से, मतलब टोटल जजों की संख्या 31 से बढ़ा करके 34 कर दी गई। इन 34 जजों में एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे आप कहते हैं मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, देखिए प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ उस समय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल टोटल 8 न्यायाधीश थे। मतलब उस समय व्यवस्था कितनी थी? टोटल 8 न्यायाधीश, जिसमें इंक्लूड थे कौन? चीफ जस्टिस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस के साथ मिला करके प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 8 न्यायाधीश थे। टोटल कितने न्यायाधीश थे? 8 थे। लेकिन जो है काम का विस्तार या बढ़ते बोझ को देखते हुए, बहुत सारे केस को देखते हुए समय समय पर जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है संसद द्वारा। तो 1956 में इसे बढ़ा करके 11 कर दिया गया। मतलब जजों की टोटल संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। 1960 में 14 कर दिया गया। 1978 में 18 कर दिया गया। 1986 में जजों की संख्या 26 कर दी गई और 2009 में जजों की संख्या 31 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 31। तो 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31 कर दी गई जजों की संख्या को बढ़ा करके। और प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, अभी वर्तमान में जजों की संख्या जो है 34 हो गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 34। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति के पास है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति।
परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब वो करता है तो राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूर करता है। अगर वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है, ऐसा कहता है अनुच्छेद 124। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें न्यूनतम आयु की, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो मिनिमम एज की बात की जाती है, न्यूनतम आयु कोई नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु है। नियुक्त होने के बाद में वो 65 वर्ष तक मैक्सिमम जज रह सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु का प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आयु का प्रावधान हमारे संविधान में है। इतना आप समझ गए। अब अगला सवाल ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज जो है कैसे हटा सकता है भाई, तो देखिए 2 आधार होते हैं, साबित कदाचार होता है और असमर्थता होती है। इन दोनों के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत मतलब 2/3 मेजॉरिटी के साथ में अगर जो है चीज़ें पारित कर दी जाती हैं उसको हटाने से संबंधित, तो राष्ट्रपति द्वारा जज को हटाया जा सकता है। 2 आधार, साबित कदाचार और असमर्थता, आप नहीं भूलेंगे। अब अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस का वेतन कितना है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनका वेतन है 2,80,000 रुपये प्रति महीने। ठीक है, वहीं जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,50,000 रुपये प्रति महीने है। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्हें निःशुल्क आवास मिलता है, अन्य सुविधाएं मिलती हैं जैसे चिकित्सा हुआ, टेलीफोन हुआ, कार हुआ, ये सारी चीज़ें। न्यायाधीशों का जो वेतन एवं उसे मिलने वाली जो अन्य सुविधाएं हैं उसके कार्यकाल में किसी भी दशा में कम नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी सुविधाओं को कम करें, कार्यकाल के दौरान कम नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर जब हो जाते हैं जज, तो मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन जो होता है उनके अंतिम महीने का जो वेतन होता है उसका 50% मतलब आधा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप जान गए होंगे। अब हम चीज़ें देखते हैं कुछ चीज़। देखिए सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, तो ये हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कौन है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, YV चंद्रचूड़ भी कह सकते हैं आप। वहीं सबसे कम समय तक जो चीफ जस्टिस रहे वो हैं कमल नारायण सिंह। कौन है? कमल नारायण सिंह। तो सबसे लंबे समय तक यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ और सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह। अब वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हो चुके हैं। जब हम करंट अफेयर कराएंगे तो इसको करा देंगे। हालांकि यहाँ इसलिए नहीं बता रहे हैं कि समय समय पर चेंज होते हैं वर्तमान में। तो जैसे अभी हैं जो, उनके बाद कोई और आएंगे, तो जब भी आप पढ़ेंगे आपको नया लगेगा कि इस समय कौन है। तो आप इस समय के देख लीजिए कि कौन है। हालांकि जब करंट अफेयर हम करवाएंगे तब आपको इस चीज़ें बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए आप चीज़ें देख लीजिए। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे PN भगवती, तब भारतीय न्यायिक पद्धति में PIL यानी कि लोक हितवाद के जो मुकदमे होते हैं वो आया। PIL आप जानते होंगे, PIL के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? वो थे PN भगवती। हालांकि किसी किसी बुक में केवल न्यायाधीश मिलता है कि वो न्यायाधीश ही थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं मिलता। लेकिन जो भी हो, PIL से संबंधित कौन थे? PN भगवती थे, इतना याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें न्यायाधीश बनने की योग्यता, कौन से न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। पहला तो यही है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह किसी भी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता। देखिए
सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, जब वो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तो भारत में किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है उनको उनके पद और गोपनीयता की शपथ। ठीक है, इसके अलावा देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अलावा भी किसी भारत के अन्य क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। ठीक है, कौन का? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर ऐसा कर सकता है। उदाहरण के लिए हैदराबाद एवं श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक हो चुका है। कहाँ कहाँ? हैदराबाद और श्रीनगर में इस तरह का बैठक हो चुका है। तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर के दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक ऐसा हैदराबाद और श्रीनगर में किया जा चुका है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो कुछ क्षेत्राधिकार हैं उसको देख लेते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या सम्मिलित हैं। तो उसमें निम्न कुछ चीज़ें हैं। पहला है भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। भारत संघ एवं एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होता है उसका जो निर्धारण करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। दूसरा है भारत संघ या कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो। तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। ठीक है, चौथा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य एवं विधि का प्रश्न निहित हो। किसका प्रश्न? तथ्य एवं विधि का प्रश्न। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो स्वतः समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार की। देखिए, भारत में स्थित सभी उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है उसे। इसके लिए तीन तरह का प्रकरण आता है, सांविधानिक, दीवानी और फौजदारी। कौन कौन सा प्रकरण आता है? सांविधानिक, दीवानी और फौजदारी। हालांकि इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन करने के लिए, लेकिन एग्जाम में इससे ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो हम अगले चीज़ पर बढ़ते हैं। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 143 को बार बार पूछता है। तो इसमें होता क्या है, हालांकि 143 आगे भी हम कहीं डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति सार्वजनिक मामलों की विवाद पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन वो परामर्श को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे, ये राष्ट्रपति के पूरी तरह विवेक पर आधारित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सार्वजनिक मामलों के जो विवादों पर उच्चतम न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? परामर्श मांग सकता है। हालांकि इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब अगला चीज़ है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 137 को बार बार पूछता है कि पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार किस में है? न्यायिक पुनरावलोकन भी इसी से आप कहते हो। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं के द्वारा दिए गए आदेश अथवा निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ भी है। अगला हम पढ़ेंगे अभिलेख न्यायालय के बारे में। देखिए, बार बार एक सवाल आता है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय के कैटेगरी में आता है? तो अनुच्छेद 129 के तहत। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के बारे में प्रश्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अगला चीज़ है मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, लोगों के फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। किस अनुच्छेद के तहत रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। क्या करता है? रिट जारी करता है, और ये 5 तरह का रिट जारी करता है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, और इसके अलावा जो है
तमाम चीज़ें होती हैं, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, स्पृश्यालेख, उत्प्रेषण, ये सारी चीज़ें जिस पर हम बहुत पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं फंडामेंटल राइट के टॉपिक पर। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए, अभी एक सवाल आया था आर्टिकल 145(3) पर। यह सवाल इससे 3 से 4 बार पीसीएस के एग्ज़ाम में आ चुका है, अलग अलग एग्ज़ामों में, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस। तो इसको जान लीजिए, जो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई होता है, वो कम से कम उसके लिए 5 जज होने चाहिए। कितने जज होने चाहिए? 5 जज। फिर से देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 145(3) में कहा गया है। तो यहाँ तक हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब हम हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे, उच्च न्यायालय जिसे आप कहते हैं। देखिए, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 संविधान के जो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की एक उच्च न्यायालय होगी। मतलब जो है हाई कोर्ट के बारे में किस में बताया गया? अनुच्छेद 214 में। ठीक है, अनुच्छेद 214 में किसके बारे में बताया गया है? हाई कोर्ट के बारे में। क्या कहा गया? प्रत्येक राज्य की एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 231 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ या राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, ये 2 चीज़ आप जान लीजिए। 231 को फिर से देख लीजिए, संसद क्या कर सकती है? विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो तो कर दीजिए। तो कहना सिर्फ इतना है कि वर्तमान में भारत में जो कुल हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की संख्या है वो कितना है? 25 है। ठीक है, कितना है? 25। तो आप समझ चुके होंगे कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। देखिए, जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य में थे, तब उच्च न्यायालयों की जो उनका उच्च न्यायालय था, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो उच्च न्यायालय था वो हैदराबाद में था। लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश ने अपना उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, और वो अमरावती में। आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय का मूल स्थान है वो कहाँ पे है? अमरावती में। ठीक है, तो यही चेंज हुआ है, और अब टोटल संख्या हो गई है वर्तमान में भारत में कुल हाई कोर्ट की 25। ठीक है, 25। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, अगर हाई कोर्ट के जजों की, चीफ जस्टिस की बात करें या जज की बात करें, नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एक चीज़ करिएगा कि अभी तक जितने हाई कोर्ट बने हैं उनकी डेट को आप याद कर लीजिएगा। वो किसी भी बुक में आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ में मिल जाएगा, तो आप उसको लिख लीजिएगा। जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास को बार बार पूछता है कि 1862 में बना, तो इसी तरह से लेटेस्ट जो अमरावती है उसको भी पूछता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इसको करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं खास चीज़ों को करवा रहा हूँ, इसलिए जो है ये चीज़ आप कर लीजिएगा। यहाँ से सवाल बनता है तो सारी चीज़ें आप कहीं से भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता है। तो पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसके अलावा हाई कोर्ट के जज को उसके पद की शपथ उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जिस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब अगर हम बात करें, हाई कोर्ट का जज 62 वर्ष की उम्र तक जज रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष तक रह सकता था, हाई कोर्ट का 62 वर्ष तक। हालांकि इसके लिए भी कई बार प्रावधान लाया गया कि इसके उम्र सीमा को बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पाया है। देखिए, वह अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र भी दे सकता है।
हाई कोर्ट के जज को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता था, जैसे विशेष बहुमत, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। ऊपर ही हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस भी जज ने उच्च न्यायालय में अस्थायी जज के रूप में कार्य किया है वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर पाएगा, लेकिन वह दूसरे हाई कोर्ट में, दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। ये चीज़ आप जान लीजिए। अब अगर हम बात करें, राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त जज की नियुक्ति भी कर सकता है। हो सकता है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति जजों को नियुक्त कर सकता है एक्स्ट्रा। इसके अलावा राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी जो अवकाश प्राप्त, जो रिटायर्ड हो चुके हैं जज को रिक्वेस्ट कर सकता है, अनुरोध कर सकता है कि वह हाई कोर्ट के जज के रूप में अभी काम करे। उच्च न्यायालय एक विशेष अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 215 में। तो अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ठीक है। भारत में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है कि उच्च न्यायालय के किसी भी जज की, किसी भी न्यायाधीश की स्थानांतरण को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना, कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, कौन से अनुच्छेद 226 के तहत के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार स्पष्टता के लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। किसको प्राप्त है? हाई कोर्ट को। ये सब सारी चीज़ें आती हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो आप काम करिएगा कि इसको बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मेन चीज़ इसमें जो है वो है फंडामेंटल, यानी कि मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन किस अनुच्छेद के तहत? 226, अनुच्छेद 226 के तहत। और ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ये चीज़ आप जान लीजिए, ये बार बार आता है। अगला चीज़ है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देख लेते हैं। तो देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार में फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। ठीक है। फौजदारी मामले में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दे दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। दीवानी मामले में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपए या उससे अधिक संपत्ति से संबंधित हो। ठीक है। इसके अलावा तीसरा चीज़ है, उच्च न्यायालय पेमेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामले में भी अपील सुन सकता है। ठीक है। अगला चीज़ है उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। देखिए, यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबंधित है तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या उसका निपटारा स्वयं कर देता है। मतलब उसको अपने पास बुला लेता है और उसका निपटारा स्वयं कर देता है, या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटा कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज भी सकता है। मतलब वो अपनी तरफ से कह दे कि भाई ये चीज़ है, चीज़ों को विधि से संबंधित जो प्रश्न है उसको निपटा करके अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकता है कि आप निर्णय दीजिए। ठीक है। देखिए, अगर प्रशासनिक अधिकार की बात करें तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त पदोन्नति और छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। किसको है? उच्च न्यायालय को। कुछ चीज़ें हैं जैसे हाई कोर्ट जो होता है, यानी कि उच्च न्यायालय, राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है।
राज्य सूची से संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो एक से अधिक राज्य या क्षेत्रीय अधिकारिता वाले राज्य के बारे में बार बार सवाल आता है। तो कलकत्ता जो है, देखिए कलकत्ता जो है इसमें पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार का क्षेत्र आता है। कि कौन सा क्षेत्र आता है? पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार का क्षेत्र आता है। किस में आता है? कलकत्ता में। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बम्बई की बात करें तो बम्बई में महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीप आता है। हालांकि दादर नागर हवेली और दमन दीप को एक ही कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीप आता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत गोवा भी आता है। कौन आता है? गोवा भी आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बम्बई में महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीप और गोवा को गोवा उच्च न्यायालय जो है इसके दायरे में आता है। अब मद्रास की बात करें तो तमिलनाडु और पौंडीचेरी आता है। मद्रास के बारे में बात करें तो तमिलनाडु और पौंडीचेरी। गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आता है। गुवाहाटी में कौन कौन आता है? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय हो चुका है अमरावती, तो अमरावती आता है। और तेलंगाना जो है का अपना उच्च न्यायालय अब हो चुका है, तो ये चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है, तो तेलंगाना का अपना उच्च न्यायालय हो चुका है, तेलंगाना जो हैदराबाद में है, और आंध्र प्रदेश का अमरावती में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पहले वाली चीज़ें हैं, तो अपडेट होकर लिख चुके हैं। अब इसको अपडेट करना हालांकि, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश में अमरावती और तेलंगाना का अपना हैदराबाद आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में केरल भी आता है और लक्षद्वीप भी आता है। केरल में कौन कौन आता है? केरल भी आता है और लक्षद्वीप भी आता है। वहीं पंजाब और हरियाणा का अपना जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में है। कहाँ है? पंजाब और हरियाणा का अपना उच्च न्यायालय जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में है, 3 जगह पे। तो ये चीज़ें लिख चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बार बार क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आप जान लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। हालांकि ये जो 5वें नंबर पे लिखा गया है आंध्र प्रदेश का, तो अभी तेलंगाना बन चुका है। तेलंगाना का हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश का अमरावती में। अमरावती 25वां हाई कोर्ट है इंडिया का। ठीक है, अब अगर बात करें प्रयागराज अथवा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। कब हुई? 1866। इसका खंडपीठ जो है लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। देखिए बम्बई उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो नागपुर में है, पणजी में है, औरंगाबाद में है। वहीं गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी तक हमने देखा। अब अगला चीज़ है लोक अदालत। लोक अदालत से बार बार सवाल आता है, तो लोक अदालत के बारे में देख लीजिए। लोक अदालत कानूनी विषयों के मैत्रीपूर्ण समझौते, कैसा? फ्रेंडली मतलब मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जिसका संशोधन 2002 में हुआ। लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, कौन कौन? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन हुआ 2000, तो इसके लिए क्या करता है? प्रावधान करता है लोक अदालत की बात करें तो आगे देखें। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालत में अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती हैं। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। क्या करते हैं? लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही किस पर? दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होता है। याद रखिएगा, यह निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध जो निर्णय हो गया उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में अस्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत जो है 5 लाख
रुपए तक के दावे पर विचार करती है। तो लोक अदालत से कई बार सवाल आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कशन किया। अब अगर हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण की, तो देखिए भारत सरकार की ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब आया? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 पारित किया। उपभोक्ता समस्याओं के निपटान के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया। तो जिला स्तर पर क्या है? जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, जिला फोरम जो है 20 लाख रुपए तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की, वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद अधिनियम आयोग जो है 1 करोड़ से अधिक की कीमत वाली मामलों की सुनवाई करता है। तो ये चीज़ जो है उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित था, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी की बात करें CAT, तो संविधान के अनुच्छेद 323 ये के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार यानी कि CAT का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकार अधिनियम 1985 के तहत किया गया। तो इसका गठन कब हुआ CAT का, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार 1985 में। उस समय इंडिया के PM जो थे वो राजीव गांधी थे। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? राजीव गांधी। और CAT यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार की बात करें का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त जज होता है। ठीक है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से होते हैं। ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक देखा। आगे जो हमारा अगला चीज़ होगा वो होगा राज्यों की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर भी लंबा हो गया है, तो आप लोग इसको 2-1 बार चीज़ों को सुन लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। आए हुए क्वेश्चन को करेंगे तो चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।